अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं फाइनेंस एक्सपर्ट। अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं फाइवर पे, गुरु पे, अपवर्क पे, तो कैसे अपनी रिटर्न फाइल करनी है, पहले भी मैं वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। आज अपडेटेड वीडियो भी अपलोड कर रहा हूँ, उसमें कुछ चेंजेस भी हैं, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे फ्रीलांसिंग नहीं कर रहे, वैसे ही घर बैठ के, बाद जब आप किसी कंपनी के साथ अटैच हो, बाहर से वो आपको पैसे भेजते हैं और आप घर से बैठ के फ्रीलांसिंग कर रहे हो, तो उसकी रिटर्न कैसे फाइल होगी, ये ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जिस भी साल की आपने रिटर्न फाइल करनी है, नॉर्मल फॉर्म होगा। 2023 की करनी है तो 23 की करें, 24 की करनी है तो 24 की, 24 करनी है तो मैंने 24 सिलेक्ट करता हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हो और फाइलर होना है, तो हाउ टू बिकम फाइलर मेरी वीडियो भी आप डिटेल से देख लें, मैंने अपलोड की हुई है मेरे चैनल पे, फाइनेंस एक्सपर्ट पे। और 1000 रुपये का चलान आप पे करोगे 23 की रिटर्न के साथ, तो फिर आपका स्टेटस फाइलर होगा। ठीक है, अभी 2024 का टाइम चल रहा है, तो हम 2024 की आपको फाइल करके बताएंगे। प्रोसेस सेम है 23 में भी, 24 में भी। चले चलें स्टार्ट करते हैं। ये 2024 मैंने सेलेक्ट किया, आपके पास नॉर्मल फॉर्म आ गया। अब सबसे पहले जो फ्रीलांसर्स के केस में इनकम होती है ना, देखें आपके बैंक अकाउंट में जो बाहर से अमाउंट आती है। अब मैं आपको बार बार वही बताऊंगा कि ये बाहर से जो अमाउंट आती है डायरेक्ट आपके अकाउंट में आनी चाहिए। पेओनीर से आती है, वाइज से आती है, ये आपकी जो है ना फ्रीलांसिंग इनकम कंसीडर होती है। अगर आप लोकल किसी से ले लेते हो, फ़र्ज़ किया बाहर किसी को आप डॉलर भेज देते हो और वो आपको फिर लोकल अकाउंट से आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है, क्योंकि आपको डॉलर का रेट ज़्यादा मिलता है, तो उसको आप अपनी फ्रीलांसिंग इनकम कंसीडर नहीं करोगे। अगर आपने ऐसा किया तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लग जाएगा, कभी नोटिस आया तो प्रॉब्लम होगी आपको। अब बैंक में जितने भी आपकी वाइज से, पेयोनीर से, पेपॉल से, या जो बाहर से पैसे आते हैं या कोई कंपनी आपको भेजती है, अब वो क्या करना है आपने, ये देखें आपके पास फाइनल टैक्स में, ये फाइनल मिनिमम में आप आओगे ना, फाइनल में ये दो स्लैब आ रहे हैं आपके पास, 1.25% का और एक 154 1% का। ठीक है, तो अगर आप सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड हो तो आप इसमें अपनी वर्किंग करें। अगर एक्सपोर्ट बोर्ड के साथ रजिस्टर नहीं हो तो इसमें करें। अब ज़रूरी नहीं है कि आप कहें अब मैं अभी रजिस्टर नहीं हूँ तो मैं फिर अब इसमें करूँगा। अगर आप इसमें भी कर लेते हो, बाद में रजिस्टर हो जाए तो काम चल जाएगा। इस पर इतना ज़्यादा वो FBR जो है ना वो स्ट्रिक्ट नहीं है। आप बेशक 0.25% पे वर्किंग कर ले और अपने आप को बाद में आप उसे सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से भी रजिस्टर करवा लें। ठीक है, अगर फ़र्ज़ किया कभी बाद में कोई नोटिस आता भी है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा यही कहेंगे, ये जो डिफरेंस है 0.75%, तो ये पे कर दें, तो ये कोई इतना ज़्यादा बड़ा जो है ना वो अमाउंट नहीं बनेगी, इसलिए इसकी फ़िक्र ना करें। तो बहरहाल जी, फ्रीलांसिंग वाले अपनी इनकम यहाँ पे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल पूरे साल में हमें 8 मिलियन की अर्निंग हुई है, यहाँ पे अपने अमाउंट लिखनी। अब देखिए उसने बताया कि 20,000 आपका टैक्स बना है। अब अगर तो बैंक ने टैक्स काटा हुआ है तो आप स्टेटमेंट में चेक कर सकते हो, उससे सर्टिफिकेट भी बैंक से ले सकते हो। तो यहाँ पे लिख दें कि 20,000। अगर बैंक ने टैक्स पूरा नहीं काटा, किसी अमाउंट पे काट लिया, किसी पे नहीं काटा, तो जितना उसने काटा हुआ है आप वो लिख लेंगे, बाकी फिर उसका चालान बना के हम जमा करवाएंगे। बहरहाल हम यहाँ पे ज्यूम कर रहे हैं कि बैंक ने काट लिया है। ठीक है, अगर चालान बनाना हुआ तो वो मैं आपको बता दूंगा, चालान बना के वो पे कर सकते हो। अच्छा, अब इसके बीच में दूसरी एंट्री क्या होगी। अब देखें 8 मिलियन की आपकी ग्रॉस अर्निंग थी, तो टैक्स आपका ग्रॉस पे लगेगा। अब बाज फ्रीलांसर का क्वेश्चन ये होता है कि जी मैंने अपने साथ टीम रखी हुई है, मेरे साथ 5-7 और भी लोग हैं, तो अगर 8 मिलियन की अर्निंग होती है तो उसमें से 20-30 लाख तो मेरी सैलरीज और ऑफिस का रेंट और बाकी इलेक्ट्रिसिटी, इसके खर्चे हो जाते हैं। देखें फ्रेंड्स, बात यह है कि आप चाहें तो अपनी इसको मतलब वेल्थ में कम शो कर सकते हो, क्योंकि अभी टैक्स आपको 8 मिलियन पे लगेगा, ये ग्रॉस पे लगता है। ठीक है, क्योंकि ये जो 0.25% है, बड़ी थोड़ा टैक्स उन्होंने लगाया हुआ है, और ये अब नेक्स्ट बजट में तो उन्होंने ये ख़त्म ही कर दिया, वो उसको नॉर्मल की तरफ लेके जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए। 2024 तक तो भी ये चल रही थी। ठीक है, अच्छा अब आपने करना क्या है, फ़र्ज़ की अगर आप कहते हो एक्सपेंस मैंने माइनस करने, तो आपने फॉरेन सोर्स में आना है, सॉरी अदर सोर्स नहीं, ये फॉरेन सोर्स में। ठीक है, यहाँ पे फॉरेन सोर्सेज आ गए। अब यहाँ पे आपने फॉरेन अदर सोर्स इनकम में जितनी इनकम लिखनी है, फर्ज की आप कहते हो 8 मिलियन में से मेरे 3 मिलियन के एक्सपेंस थे, नेट मेरी इनकम जो थी वो 5 मिलियन की थी, तो आप यहाँ पे 5 मिलियन लिख लो। अब ये 5 मिलियन आपकी वेल्थ स्टेटमेंट में जाएगा और इससे आपकी वेल्थ बढ़ेगी। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 8 मिलियन भी लिख लेते हो तो कोई हर्ज नहीं है, बल्कि फायदा ही है, क्योंकि टैक्स तो आपने 8 मिलियन पे दे ही दिया है। अब आपसे कोई ये नहीं कहेगा कि 8 मिलियन पे आपने टैक्स दिया था तो जो आपकी 3 मिलियन की सैलरीज थी वो आपने माइनस क्यों नहीं की, क्योंकि आपको टैक्स प्रॉफिट पे नहीं लग रहा। 2024 तक आपको टैक्स ग्रॉस अर्निंग पे लग रहा है। तो इसलिए मैं आपको मशवरा यही दूंगा
कि आप अपने एक्सपेंस माइनस ना करें, अपनी वाइट मनी को इंक्रीज करें। ठीक है, अगले साल से तो वैसे ही उन्होंने ये खत्म कर देना है, आपको नॉर्मल में ले आएंगे और नॉर्मल में टैक्स भी ज्यादा लगेगा। फिर आप जी भर के जितने एक्सपेंस माइनस करने हो वो करते रहिएगा। ठीक है, बहरहाल मैं रिकमेंड यही करूंगा कि आप अपनी जो ग्रॉस अर्निंग है वही लिखें। लेकिन अगर आप कहते हो नहीं जी मैंने एक्सपेंस माइनस ही करने हैं, तो फिर एक्सपेंस माइनस करके नेट यहां पे लिख सकते हो। ठीक है, मैं रिकमेंड यही करूंगा कि जितनी अमाउंट पे टैक्स दिया है आप वो लिखें। यहाँ पे लिखने के बाद आपने कुछ नहीं करना। इसका दूसरा इफेक्ट जो है ये आपकी उसमें जो थी ना, सॉरी, फाइनल में आती है, तो उसको यहाँ पे भी लिखना है आपने। ठीक है, इसके अलावा फ्रीलांसर का नॉर्मली ये होता है कि अगर आपका कोई सेविंग अकाउंट है तो आपकी सेविंग की भी जो जो है ना एंट्री, वो इधर फाइनल टैक्स में होती है। ये देखें, ये आ रहा है आपके पास प्रॉफिट ऑन डेट 7B। यहाँ पे आप अपने बैंक अकाउंट ऐड करें, जितने भी बैंक अकाउंट है 1 बाय 1 करके ऐड कर लें। हर अकाउंट में जितना आपने एक एक अकाउंट में जितना जितना प्रॉफिट अर्न किया वो लिख लें इसको। ये जो टैक्स इसके ऊपर बना है वो बैंक आपको बता भी देगा, सर्टिफिकेट भी दे देगा, बैंक स्टेटमेंट में भी आप कैलकुलेट कर सकते हो जो आपको बैंक में प्रॉफिट के ऊपर टैक्स मिल रहा है। ठीक है, इस तरह जितने भी अकाउंट है उनका आप प्रॉफिट 1 बाय 1 करके ऐड कर सकते हो। ओके, अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद अगर आपकी स्टॉक मार्केट में कोई इन्वेस्टमेंट है, वहां से कोई डिविडेंड आपको आया है, तो ये डिविडेंड की एंट्री यहाँ पे 15% में कर लें। ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट सिस्टम भी कर देता है, उसके पास डाटा आ रहा होता है। ठीक है, तो ये डिविडेंड हो गया, प्रॉफिट ऑन डेट हो गया, ये सारे फाइनल टैक्स के आइटम है। अब आपने क्या, मैंने डिविडेंड की भी एंट्री बता दी कि डिविडेंड की एंट्री यहाँ पे करनी है और उसका जो टैक्स कटेगा वो भी आपने यहाँ पे लिख देना है। अब आगे क्या करना है आपने, अब आपने आना है कंप्यूटेशन पे। कंप्यूटेशन पे आके आप देखें कि अब आपका सीन क्या बन रहा है। ये देखें जी, आपकी फॉरेन इनकम आ रही है और अभी आपने जो अपनी डिविडेंड की इनकम, ये डिविडेंड की इनकम आपकी थी 84,000 प्लस आपका प्रॉफिट ऑन डेट जो आ रहा था, इसको प्लस करके आपने अदर सोर्सेज में लिखना है। ये जो प्रॉफिट जितनी भी अमाउंट आ रही थी ये टोटल होके यहां आ जाएगी। ठीक है, जितने भी अकाउंट होंगे इसको जमा कर ले। ये टोटल इतना बन गया आपका। इसको यहां से आपने अब क्या करना है, इन दोनों को टोटल करके डिविडेंड का और प्रॉफिट की अमाउंट का जो बैंक में आ रही है वो आपने अदर सोर्सेज में, अदर रिसीट्स में यहां पे लिखना है, इधर भी और इधर भी। अगर आपकी प्रॉफिट भी नहीं है, डिविडेंड भी नहीं है, तो फिर इस एंट्री को छोड़ दें। ये तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूं ना, जिसकी है वो ये कर ले, जिसकी नहीं है वो छोड़ दे। इसको सेव लाजमी करते रहें साथ साथ। अब आप जब कंप्यूटेशन पे आके देखेंगे, अब कंप्यूटेशन पे आएंगे, देखिए अब आपके पास दो इनकम आ रही है। ये फॉरेन इनकम जो है ये भी है, फाइनल टैक्स की अमाउंट है, और ये भी फाइनल टैक्स की अमाउंट है। तो इन दोनों को आपने प्लस कर लेना है। अब ये आपने फॉरेन इनकम, आपकी फॉरेन इनकम भी होगी, प्रॉफिट्स की अमाउंट भी होगी, डिविडेंड की भी अमाउंट जो होगी, ये रिकंसिलेशन में सिर्फ इसी जगह आएगी फाइनल टैक्स में, क्योंकि आपकी सारी अमाउंट ही फाइनल टैक्स में आ रही है, इसमें कोई भी नॉर्मल या एग्जेम्प्ट नहीं है। ओके, अब ये आपकी एंट्री यहाँ पे हो गई है। अब इसके अलावा आपने जो टैक्सेस पे किए हैं, अगर आप वो क्लेम करना चाहते हो, जी मैंने जो टैक्स पे किया है वो मैं क्लेम कर लूँ, तो एडजस्टेबल टैक्स में आप आओगे। यहाँ पे आपने 1 बाय 1 अपने टैक्स चेक करने हैं, कहाँ कहाँ पे आपने टैक्स पे किया हुआ है। ठीक है, ये जैसे आपने अगर कोई गाड़ी ली है, उसकी रजिस्ट्रेशन करवाई है, तो उसका टैक्स यहाँ पे पे करेंगे आप। इसका गाड़ी का नंबर लिखें। ठीक है, जो भी नंबर है पूरा नंबर लिख लें आपका। मैं जस्ट जल्दी से लिख रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। गाड़ी की थोड़ी सी डिटेल लिखें, जितना उसका टैक्स आपने पे किया है वो यहाँ पे लिख दें। ये इनकम टैक्स, एडवांस टैक्स, विद होल्डिंग टैक्स, जस्ट ये क्लेम होगा, इसके अलावा और कोई टैक्स क्लेम नहीं होता। इसके अलावा आपने जो अपने मोबाइल फ़ोन का लोड करते हुए टैक्स पे किया, वो आप हेल्पलाइन पे कॉल करके उनसे अपना सर्टिफिकेट मंगवा सकते हो। ठीक है, ये जो आपको नज़र आ रहा है प्रीपेड टेलीफोन कार्ड, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करें। ठीक है, इधर अब नंबर लिखना है तो नंबर भी लिख सकते हो। जितना भी टैक्स जिस साल में कटा है उस साल का सर्टिफिकेट मंगवा के तो आप क्लेम कर सकते हो। इसी तरह इंटरनेट बिल, अगर आपने किसी कंपनी का नेट लिया हुआ है, पीटीसीएल का, एयरटेल का, इसी तरह, तो वो अपने ना मंथली बिल पे इनकम टैक्स चार्ज कर रहे होते हैं, तो वो साल का सर्टिफिकेट भी दे देंगे आपको। वो भी यहाँ पे प्लस पे क्लिक करें, उसका डिटेल लिखें तो वो भी ऐड हो जाएगा। ड्यूरिंग द ईयर अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की है तो उसका भी टैक्स आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। जैसे मैं कहता हूँ जी ड्यूरिंग द ईयर 236 के एक आपने टैक्स पे किया। ठीक है, इसी तरह आपने अगर ड्यूरिंग द पीरियड अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड से बाहर कोई
परचेज की है चीज़, आप कोई पैकेज खरीदते हो, कोई सॉफ्टवेयर खरीदते हो, बाहर पेमेंट्स कर रहे हो, तो उसका भी टैक्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके लिए मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, ये लाजमी देखिएगा, रिटर्न फाइल करने से पहले ये काम ज़रूर कर ले। इसमें मैंने डिटेल बताई है ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी आपको, तो ये भी टैक्स आप क्लेम कर सकते हो। ये आपको पता लग जाएगा, आप मेरी इस वीडियो को ज़रा डिटेल से देखेंगे ना, तो इसमें मैंने ये सारी चीज़ें बताई हैं, आप इसमें देख लीजिएगा कि कहाँ कहाँ पे टैक्स कटा है, कैसे उसको अपने कैलकुलेट करना है। ये सारा जब टोटल हो जाएगा तो आपके टैक्स की सारी कैलकुलेशन होगी। आपकी जो अमाउंट थी वो आपने अपनी वेल्थ में ट्रांसफ़र कर ली। अब आ जाएगी वेल्थ स्टेटमेंट की बारी। वेल्थ स्टेटमेंट में सबसे पहले पर्सनल एक्सपेंस है। ये आपके बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, ये आपके घर का खुद का पर्सनल एक्सपेंस है। तो ये आपने लिखना है। ये कोशिश करें ज़्यादा एक्चुअल ना लिखें, एक्चुअल से कम करके लिखें। फ़र्ज़ की एक्चुअल अगर 20 लाख खर्चा है पूरे साल का तो उसको 10 लाख कर लें, अगर एक्चुअल 50 लाख है तो 20-25 लाख कर लें, मतलब उसको कम करके लिखें, ज़्यादा करके लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। बहरहाल हम कहते हैं जी हमारे इस पूरे साल का खर्चा 15 लाख था, इसको कैलकुलेट कर लें। उसके बाद जी वेल्थ स्टेटमेंट पे आ जाएं। अब अगर तो आप फर्स्ट टाइम भी फाइल कर रहे हो तब भी मैं आपको बताऊंगा, और पहले भी करते रहे हो तब भी आपने कैसे करनी है, मैं ज़रा ध्यान से देखिएगा। जितनी प्रॉपर्टीज़ आपने पहले डिक्लेयर की हुई है वो एज इट इज़ आएंगी, अगर सेल नहीं हुई तो प्रॉपर्टीज़ को ऐसे ही चलने दें। फर्स्ट टाइम फाइल कर रही हैं तो ये ब्लैंक होगी, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करें, अपनी जो है वो प्रॉपर्टी को ऐड करें, प्लॉट 5। इस तरह से कंप्लीट एड्रेस लिखें, प्रॉपर्टी का एरिया लिखें, घर परचेज किया है क्या, प्रॉपर्टी जो भी आपके नाम है जो 30 जून वाले दिन आपके पास थी वो आपने यहां पे ऐड कर लेनी है। जब तक ये प्रॉपर्टी आप सेल नहीं करते तब तक वो डिलीट नहीं होगी, ठीक है। और ना ही हर साल आपने किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू खुद से इंक्रीज करनी है जब तक आप यहां पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करते। मार्केट वैल्यू के हिसाब से ये वैल्यू चेंज नहीं होती। प्लस पे क्लिक करके आप अपनी प्रॉपर्टीज़ को ऐड कर सकते हो। अब नीचे आए, नीचे आपने अपने बैंक अकाउंट्स ऐड करने हैं, जो पिछले ऐड किए होंगे वो एज इट इज़ आएंगे, उनके 30 जून के बैलेंस अपडेट करें। 30 जून की जो फिगर है वो आपने इसको देख के लेनी है, जिस साल की भी रिटर्न फाइल कर रहे हो उस साल के 30 जून की पोजीशन आपने बैंक अकाउंट का बैलेंस लेना है, उसकी ही 30 जून वाले दिन जो प्रॉपर्टीज़ आपके पास पड़ी हैं वो लिखनी है, ठीक है। मतलब इसको 30 जून 2024 को मैं देख रहा हूँ, अगर आप 2023 की फाइल कर रहे हो तो फिर आपने खुद को 30 जून 2023 वाले दिन स्टैंड करना है, वहाँ पे देखना है कि उस दिन कौन सी प्रॉपर्टी थी, उस दिन बैलेंस क्या था बैंक का, उसको आपने नोट करना है। इसी तरह स्टॉक मार्केट में जितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है वो लिखें। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट आपने विदड्रॉ कर ली है, कम हो गई है तो उसको कम कर दें, अगर उतनी ही पड़ी है तो उतनी रहने दें। मार्केट वैल्यू के हिसाब से आपने इसको चेंज नहीं करना कि मार्केट वैल्यू कम हो गई है या ज़्यादा हो गई है। बैंक बैलेंस जो भी हैं वो यहाँ पे आप प्लस पे क्लिक करके देखो ये ऐड कर सकते हो, जैसे ये ऐड किए हुए हैं। पिछले अगर पहले भी ऐड किए थे तो बैलेंस को चेंज कर दें, अपडेट हो जाएगा वो बैलेंस। अब अगर आप फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें आपने फिल कर लेनी है। गोल्ड को कम रखें, ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है, इतना इसका कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि बाद में फिर हमें नुकसान हो सकता है इसका। अच्छा, अब उसके बाद हाउस होल्ड इफेक्ट जो होते हैं ये घर की चीज़ों की वैल्यू होती है, जिसमें आपके जूते, कपड़े, फर्नीचर, बर्तन, सारी चीज़ें आ जाती हैं। और कोई बंदा आगे ये कोई घर आके चेक नहीं करेगा कि आपने अगर यहाँ पे ये अमाउंट लिखी है तो वाकई इतने के चीज़ें पड़ी हुई हैं, क्योंकि कॉमन सेंस की चीज़ है। तो आपने एक अमाउंट अपने लिहाज से थोड़ी सी यहाँ पे लाजमी रखनी है। ये पर्सनल आइटम में आप अपना लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, जो भी चीज़ें आपके पास इस तरह के गैजेट्स हैं उनकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली डाल सकते हो। कैश इन हैंड आपने फर्स्ट टाइम अगर फाइल कर रहे हो तो लाजमी डालना है। अगर आपके पास बिल्कुल भी कैश एक्चुअल में नहीं है तो 8-10 लाख फिर भी रखें, और अगर एक्चुअल में आपके पास 10-15 लाख है तो अपना यहाँ पे जो कैश है कम से कम आपका जो है वो 20-25 लाख होना चाहिए। मतलब एक्चुअल से 10-15 लाख आपने बढ़ा के लिखना है ताकि थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाए और आपको कभी भी वाइट मनी का मसला ना आए। अब पहली दफ़ा अगर आप फाइल कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें फिल करके कैश भी अमाउंट यहाँ पे लिख लें जितनी आपने रखनी है। उसके बाद आप यहाँ पे रिकन्सिलेशन में आएंगे। जब पहली दफ़ा आप फाइल कर रहे होगे तो ये जो अनरिकनसाइल्ड अमाउंट है ये आपकी आएगी पॉजिटिव में, जैसे कि अब नेगेटिव में आ रही है, ठीक है। जब पहली दफ़ा करोगे तो ये पॉजिटिव में आएगी, तो पॉजिटिव को यहाँ से आपने क्या करना है, अनरिकनसाइल्ड अमाउंट को कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट कर देना है, और जब उसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये अनरिकनसाइल्ड अमाउंट आपकी ज़ीरो हो जाएगी। ओके, जब आप पहली दफ़ा फाइल नहीं कर रहे, आपने पिछली दफ़ा भी वर्किंग की हुई है, तो फिर आपने ये करना है, पहले अपना कैश डिलीट कर दें, इसको कैलकुलेट करें, ठीक है। अब अनरिकनसाइल्ड अमाउंट देखें कितनी आ रही है। अब आप देखते हो अनरिकनसाइल्ड अमाउंट ये राउंड अबाउट 6 मिलियन बन रही है। अब आपका के पास दो ऑप्शन है, या तो इस सारे के सब को कैश में आप पेस्ट कर लें तब भी ये
ज़ीरो हो जाएगी अनरिकनसाइल्ड अमाउंट। या अगर आप कहते हो कि नहीं ये 6 मिलियन का कैश काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो इतना ज़्यादा कैश मैंने नहीं रखना, तो आप अपना एक्सपेंस बढ़ा लें तो फिर ये अमाउंट कम हो जाएगी। अब फ़र्ज़ किया हम कहते हैं हमने 6 मिलियन नहीं रखना, हम इसको थोड़ा सा कैश को इससे कम रखना चाहते हैं, तो फिर हम अपना एक्सपेंस बढ़ा लेंगे। ठीक है, एक्सपेंस को बढ़ाना है तो यहाँ पे आए, इधर हमने पहले 15 लाख किया था, अब इधर 35 लाख कर लें आप। अब उसके बाद जब आप अनरिकनसाइल्ड अमाउंट देखेंगे, देखें ये कम हो गई है, अब हम इसको यहां से कॉपी करेंगे और इसको कैश में आपने पेस्ट कर लेना है और इसको कैलकुलेट करें जी। अब देखें ये जीरो हो गई है। मतलब ये कह, आप मेरी बात समझ रहे होगे, कैश आपने रखना जरूर है, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा एक्चुअल बेसिस पे नहीं रखना कि एक्चुअल में मेरे पास नहीं है तो मैं फिर अल्लाह का नेक बंदा हूँ, मैं इसको बिल्कुल ही कम रखूंगा। भाई ये पाकिस्तान है, यहाँ पे हमें थोड़ा सा प्ले करना पड़ता है, नहीं तो आपको FBR वहाँ से टैक्स लगाएगा कि आपको समझ भी नहीं आएगी कि मैं करूँ क्या। ठीक है, तो कैश आपने लाजमी रखना है। मैं अपनी वीडियोस में कोई भी चीज़ हाइड नहीं करता, मेरी कोशिश यही होती है कि जैसे प्रैक्टिकल हम खुद काम करते हैं मैं वैसे ही बताऊं। अगर आप खुद करना चाहें मेरी वीडियो देख के बड़े आराम से कर सकते हो। अगर आपने हमारी सर्विसेज लेनी है तो ये ऊपर मैंने नंबर दिया है, आप रब्ता कर सकते हो। आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, मैं इंशाल्लाह आंसर भी कर दूंगा। कोई वीडियो आपको किसी टॉपिक पे चाहिए वो भी बताइएगा। जब ये सारा कुछ हो जाए तो फिर आपने इसको सेव कर लेना है। और अगर आपका फ़र्ज़ किया, आप कहते हो जी हमारा टैक्स पे करने वाला बन गया था, मतलब जैसे आपका बैंक में टैक्स कम कटा था और अगर टैक्स पे करने वाला बन गया आपका, अभी तो रिफंडेबल आ रहा है, तो यहाँ पे एडमिटेड टैक्स के सामने इधर टैक्स आ जाएगा और यहाँ पे लिखा हुआ आएगा प्रिपेयर PSID। तो आपने उस पर जस्ट क्लिक करना है, वो आपको एक PSID नंबर दे देगा, उसकी पेमेंट आप जायज़ कैश ईजी पैसे से आराम से कर सकते हो। वहाँ पे PSID नंबर लिखोगे, टैक्स की अमाउंट वो खुद ही बता देगा। जब पे कर दो तो आधे घंटे के बाद आपने दोबारा इसको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद पेमेंट पे आना है, तो यहाँ पे जब आप आओगे तो ये आपको यहाँ पे वो टैक्स शो हो जाएगा, तो यहाँ पे क्लेम का ऑप्शन आ रहा होगा, उसको क्लेम करोगे तो वो इसके साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, रिटर्न में वो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने उसको दोबारा से कैलकुलेट करना है और इसको सेव कर लेना है। उसके बाद आपने इसको सबमिट करना है। जैसे अभी हम सबमिट करेंगे तो हमारा क्योंकि एडमिटेड टैक्स नहीं बन रहा, तो वो उसने कह दिया कि पिन दो और इसको सबमिट कर दो, फिर वो आपने पिन देना है और उसको सबमिट कर देना है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।